इस्लाम को पेश करने में ताउन किया। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम आलमी मंजर को पेश करने में ताउन कर रहे हैं। ट्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन टाउनशिप। बंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। नाज़नादाब, आलमी मंजर के साथ मैं हूं हिना। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क पाकिस्तान आज बना रहा सरापा एहतजाज। शिया ज़ायरीन पर जानलेवा हमलों के खिलाफ हजारा शिया बरादरी सड़कों पर। ईरान ने मसला शाम को इंतखाबात के जरिए हल किए जाने पर दिया जोर। बैरूनी मदाखलत से आजाद शामी अवाम की राय तस्लीम करने का किया वादा। और मशरक़ी यूरोपीय मुल्क यूक्रेन की सियासी सूरत हाल संगीन। हुकूमत मुखालफीन ने सदर को 24 घंटे के अंदर इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने का दिया अल्टीमेटम। और सबसे पहले खबर पाकिस्तान से है, जहां मुख्तलिफ मुकामात पर हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने एहतजाज किया है। ये एहतजाज सूबा बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में मंगल के रोज शिया ज़ायरीन पर हुए जानलेवा हमले के खिलाफ किया गया। इस हमले में कम से कम 23 अफराद हलाक और 30 जख्मी हो गए थे। ये लोग सारे उन लोगों दहशत गर्दों के साथ मिला हुआ है। अगर ये मिला हुआ ना नहीं था तो क्यों ऐसा वाक़या होते। तो सबसे पहले उनका बात यही होता है कि हम लोग दहशतगर्दी को खत्म करेंगे, मुल्क से हम लोग दहशतगर्दी को खत्म करेंगे। ये है उनकी दहशतगर्दी खत्म करना, ये है उनकी दहशतगर्दों को मुल्क से बाहर निकालना। अगर हुकूमत कुछ नहीं कर सकती तो हमें थोड़ा सा जमीन दे दे ताकि हम अपने शहीदों को दफन कर सके। हर दफा ये लोग हमें मारते हैं, हमें शहीद करते हैं। क्यों? आखिर क्यों मारते हैं हम लोगों को? हमारा क्या कसूर है? लिहाजा हम बैठे, हमारा मतालबा वो एक ही मतालबा है कि ऑपरेशन किया जाए और बिल्कुल क्लीन अप ऑपरेशन क्लीन अप किया जाए। उसके बगैर खुदा बचा के रखे। जो तजिया निगार तजिए पेश कर रहे हैं वो तो बड़े खतरनाक किस्म के हैं कि आखिरी मौका है। अगर इस वक्त भी इन्होंने डिसीजन नहीं लिया तो फिर उसके बाद न मालूम क्या होने वाला है इस मुल्क में। और ताज़ा सूरत हाल के लिए हमारे साथ पाकिस्तान से मौजूद है वहां के सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रशीद साहब। जावेद रशीद साहब से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वहां के ताज़ा हालात क्या हैं। जावेद रशीद साहब, सबसे पहले तो ETV में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान में आज हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने एहतजाज किया है। इन लोगों की मांग क्या है? बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो सूरत हाल जानने के लिए जनाब मौका दिया मुझे। सूरत हाल ये है जनाब, इस वक्त जो है कोयटा के अंदर जो है शोधा मस्तूंग जो है उनकी 28 लाशें जो है वो वहाँ पड़ी हैं और उनका धरना अभी तक जारी है। और वजीर दाखिला और वजीर इत्तलात और नशरियात जो है वो वहाँ अब पहुंचने वाले हैं कुछ देर बाद और उनसे मुज़ाकरात करेंगे और उन्हें जो है वो उनकी तदफीन के लिए कहेंगे और उसके बाद जो है वो उनके मुतालबात सुनने के बाद उनको यकीन दहानी कराएंगे कि मुजरिमीन जिन्होंने लश्कर जंगवी नामी एक कलदम तंजीम ने जिन्होंने इसको तस्लीम किया है इस वाक़े के, उनके खिलाफ कार्रवाई की यकीन दहानी भी कराएंगे। और उसके बाद जो पूरे मुल्क में जो धरने हैं वो फिर खत्म हो जाएंगे। अभी तक तो जो है पूरे मुल्क में कराची से पेशावर तक जो है वो धरने जो है वो उनके चल रहे हैं और वो अपने एहतजाज पर डटे हुए हैं। कराची में भी तकरीबन 16 मकामात पर जो है यहाँ उनके धरने हैं। लाहौर में भी तकरीबन जो है
7-8 मकामात पर उनके घर में, इस्लामाबाद में भी इसी तरह, पेशावर के अंदर हैं, जी। मुल्क के दीगर हिस्सों में भी बहुत जो है तकरीबन 50 से ज्यादा पूरे मुल्क के अंदर उनके धरने जो है इस वक्त जारी हैं। उनका सिर्फ एक ही मुतालबा है जी। कि कोयटा के शोहदा की जो है वो तस्लीम, और उनसे पहले जो है उनके मंजूर जो जिन्होंने उसका मुतालबा जो उन्होंने किया उनको मंजूर किए जाएं, जी। और उनको जो है यकीन दहानी कराई जाए कि मुजरिमों को पकड़ा जाएगा, उसके बाद उनकी तस्लीम हो जाएगी। जी जावेद रशीद साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्या गवर्नमेंट की तरफ से, इंतजामिया की तरफ से इस तरह के वाकयात दोबारा ना हो उसके लिए कुछ इकदाम उठाए गए हैं या किसी तरह की कोई यकीन दहानी कराई गई है सिक्योरिटी के लिए? अभी तक तो जी कोई ऐसी गवर्नमेंट की तरफ से साबका ये तकरीबन सिलसिला कई वर्षों से जो है वो कोयटा में चल रहा है, हजारा कबाइल के लिए कुछ केस है साहब, और ये हजारा कबाइल जो है बहुत मुनज़्ज़म लोग हैं और बहुत तबीयत के लोग हैं, और कोई बहुत बड़ा इनका कोई ऐसा क्रिएटिव रोल भी नहीं है, लेकिन वो ताकत पर जो है गुज़श्ता 5 वर्षों से ज्यादा है उसमें उन्हें, और इस तरह के वाक़यात उनके साथ बहुत ज्यादा हुए हैं। अब वो जो है एहतजाज है, यकीन उन्हें पहले भी कराई गई है, लेकिन अब उनका मुतालबा यही है कि पहले आप जो है मुजरिमों को गिरफ्तार करें, फिर उसके बाद हम जो है शोधा मसूम की जो है वो तस्लीम करेंगे। उससे पहले वो मुतालबात की मंजूरी से पहले कोई बात मानने को तैयार नहीं है, ना धरना खत्म करने के लिए तैयार हैं। अब उनका नया मुतालबा ये सामने आया है कि जो है वज़ीर आज़म खुद आए और यकीन दहानी कराएं तो मुजरिमों को गिरफ्तार करेंगे। जी जावेद रशीद साहब, इस तमाम मालूमात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हम अदा करना चाहेंगे। तो नाज़रीन, ये थे पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट जावेद रशीद साहब जो कि बता रहे थे कि इस वक्त वहां शिया मुसलमान, हजारा कबीले के शिया मुसलमानों ने एहतजाज जो है वो कर रखा है, और इनकी एक ही मांग है कि शिया ज़ायरीन पर जो जानलेवा हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ हुकूमत जल्द अज जल्द कोई न कोई सख्त कार्रवाई करे। उधर पाकिस्तान के शहर पेशावर में आज हुए एक कार बम धमाके में कम से कम 6 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए। जख्मियों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। धमाका कार मरम्मत करने वाली एक शॉप के करीब हुआ। पुलिस इस कार के मालिक का पता लगाने की कोशिश कर रही है जिस कार को धमाके के लिए इस्तेमाल किया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक अभी ये वाज़ेह नहीं हो पाया है कि हमलावर का निशाना कार मरम्मत करने वाली दुकान ही थी या हदफ कोई और था और वहां पहुंचने से पहले ही धमाका हो गया। खबरें और भी वक्त ब्रेक का। प्राइड इंडिया की जानिब से प्राइड हिल्स की शानदार कामयाबी के बाद अब लाए हैं अमेरिकन तर्ज की वेस्टर्न गेटेड कम्युनिटी अमेरिकन टाउनशिप, जिसमें आलीशान घर सिर्फ 18 लाख रुपए से शुरू और ओपन प्लॉट सिर्फ 5,000 रुपए फी गज। इसके अलावा बेशुमार मॉडर्न एमिनिटीज के साथ संतोष नगर से सिर्फ 7 मिनट के फासले पर अमेरिकन टाउनशिप। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। नेशनल बॉल पेंटिंग के फाइनल मुकाबले में लकी, पप्पू और छुटकाऊ ने हिस्सा लिया। जहां लकी ने चौक मिट्टी, पप्पू ने पीओपी, वहीं छुटकाऊ ने जेके बॉल पुट्टी का बेस बनाया और कम पेंट का इस्तेमाल करते हुए दीवार को सबसे स्मूथ और खूबसूरत फिनिश दिया और ये प्रतियोगिता जीत। व्हाइट सीमेंट वाली जेके वॉल पुट्टी इज द बेस्ट। सीलन से भी पपड़ी का कोई चांस नहीं होता, दीवारें बोल उठेंगी। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। जोड़ों का दर्द और मांसपेशियों में कमजोरी, ये सब है तो नूरानी तेल भी तो है। ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इक्को ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। वाह से वाह, क्या बात है। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश।
Log on to www.thinkindia.in.com. ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा है कि शाम में जारी बहरान को वहां आजादाना और शफाफ इंतखाबात के जरिए हल किया जा सकता है। स्विट्जरलैंड के शहर डावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से खिताब करते हुए सदर रूहानी ने यह भी कहा कि शाम में इंतखाबात का जो भी नतीजा आएगा ईरान उसे कबूल करेगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि किसी भी बैरूनी ताकत को शाम के मुस्तकबिल का फैसला नहीं करना चाहिए, बल्कि ये मामला शाम के अवाम पर ही छोड़ देना चाहिए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने आलमी इक्तिसादी फोरम से खिताब करते हुए दो अहम मसलों पर इजहार ख्याल किया। इनमें शाम में जारी खाना जंगी और ईरान का जौहरी प्रोग्राम का तनाज़ा शामिल है। ईरानी सदर ने कहा कि आलमी बिरादरी को सबसे पहले शाम में जारी खून खराबे को रोकने की कोशिश करनी चाहिए और उसके बाद शाम की हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ के दरमियान मुज़ाकरात होने चाहिए। हसन रूहानी ने मजीद कहा कि शाम के मसले का बेहतरीन हल वहां आजादाना और शफाफ इंतखाबात कराना है, क्योंकि कोई भी बैरूनी ताकत इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि शाम के अवाम क्या चाहते हैं। इसलिए सबको इंतखाबात के लिए साजगार माहौल बनाने में मदद करनी चाहिए और इंतखाबात का जो भी नतीजा आए उसे सबको कबूल करना चाहिए। ایران معتقده همه باید تلاش کنیم اولا جنگ و خونریزی در سوریه متوقف بشه، ثانیا همه تلاش کنیم تروریست ها رو از سوریه بیرون برانیم، نصیحت کنیم به کشورهایی که به تروریست ها کمک میکنن که این به نفع اونها نخواهد بود، نوبت بعدی نوبت خود اونها خواهد بود، و بعد هم زمینه فراهم بکنیم تا مخالفان با دولت پای میز مذاکره و گفتگو بنشینند. راه حل نهایی یک انتخابات آزاد در سوریه است. اون چه مردم رأی بدهند برای همه ما محترم است. هیچ دولت و قدرتی از بیرون نمیتواند برای کشور دیگر و برای ملت سوریه تصمیمی اتخاذ کند. همه باید به مردم کمک کنیم. ما همین الان کمک‌های نودوستانه فراوانی را از جمله دارو، از جمله مواد غذایی برای مردم سوریه میفرستیم و کمک میکنیم. همه باید به مردم سوریه کمک کنند. همه باید شرایط مناسب برای یک انتخابات آزاد در سوریه به وجود بیاورند و رأی مردم هرچه بود همه باید بپذیرند. ईरान के जौहरी प्रोग्राम का जिक्र करते हुए हसन रूहानी ने कहा कि ईरान मुकम्मल कुव्वत इरादी और संजीदगी के साथ आलमी ताकतों के साथ ठोस समझौते का ख्वाहां है। उन्होंने कहा कि ईरान ने न तो कभी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कोशिश की है और न ही मुस्तकबिल में करेगा, लेकिन ये भी सच है कि ईरान बैनुल अक़वामी क़वानीन और ज़वाबित की पाबंदी और निगरानी में पुरअमन टेक्नोलॉजी का हुसूल नहीं छोड़ सकता। جمهوری اسلامی ایران اراده قوی و تصمیم جدی داره تا در برنامه هسته‌ای به توافق جامع و همه جانبه با 5+1 دست یابد. من مانعی رو در پیش روی این راه نمی بینم. از طرف ایران این اراده قطعی و جدی است. جمهوری اسلامی ایران به هیچ عنوان دنبال سلاح هسته‌ای نبوده و نخواهد بود و هیچگاه مردم ایران فناوری بومی صلح‌آمیز خود رو کنار نخواهند گذاشت. ما در چارچوب مقررات بین المللی و قواعد بین المللی و تحت نظارت آژانس به فعالیت‌های صلح‌آمیز خودمون ادامه خواهیم داد. काबिल गौर है कि ईरान को शाम के मसले पर स्विट्जरलैंड के ही एक दूसरे शहर मॉन्ट्रू में जारी अमन कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने आखिरी वक्त में दावतनामा भेजा था, लेकिन ये दावतनामा सऊदी अरब और कतर जैसे खलीजी सुन्नी अरब ममालिक की मुज़ाकरात से बाहर हो जाने की धमकी और अमरीका की हिमायत वाले शाम के हिस्ब इख्तिलाफ के एतराज के बाद वापस ले लिया गया था। ईरान शाम के सदर बशार अल असद का एक ताकतवर इलाकाई हिमायती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज।
شامی بحران کے سفارتی حل کے سلسلے میں سوئٹزرلینڈ کے شہر مونٹرو میں مذاکرات میں اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہو پائی ہے. امن مذاکرات کا آج دوسرا دن ہے. اس کے باوجود کوئی بھی فریق سمجھوتے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہا ہے. بدھ کے روز سوئٹزرلینڈ کے مونٹیرو میں شامی حکومت اور حزب اختلاف کے نمائندوں کے درمیان بات چیت کی راہ ہموار کرنے کی غرض سے اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل، امریکہ اور روس کے وزرائے خارجہ سمیت تقریباً 40 ممالک اور عالمی اداروں کے نمائندوں کی میٹنگ منعقد ہوئی، جس میں مذاکرات کا رسمی طور پر آغاز کیا گیا. اس دوران شامی حکومت کے نمائندوں اور اپوزیشن گروپ کے بیچ تلخ الفاظ کا تبادلہ ہوا اور آپس میں خوب الزام تراشیاں کی گئیں. شامی حکومت کے نمائندوں نے اپوزیشن کو بیرونی ایجنٹ قرار دیا اور ان پر ملک سے غداری کرنے کا الزام لگایا اور کہا کہ بشار الاسد کسی بھی صورت میں اقتدار سے دستبردار نہیں ہوں گے. دوسری جانب اپوزیشن کے نمائندوں نے بشار الاسد کو عہدے سے ہٹانے اور ان پر مقدمہ چلانے کا مطالبہ کیا. حالانکہ فریقین کے بیچ مذاکرات کا باضابطہ طور پر جمعے سے آغاز ہونے والا ہے، تاہم فریقین کے رویے سے مذاکرات میں کوئی بڑی کامیابی ملنے کے امکانات کم ہی نظر آ رہے ہیں. لیکن عالمی رہنماؤں کا ماننا ہے کہ 3 سال کے عرصے کے بعد فریقین کو پہلی مرتبہ آمنے سامنے لایا جا سکا ہے اور یہ ایک مثبت پیش رفت ہوئی ہے. جمعہ سے شروع ہونے والے مذاکرات 1 ہفتے یا اس سے زیادہ دنوں تک جاری رہنے کی توقع ہے. ذرائع کے مطابق رواں مذاکرات میں شام کا بحران حل ہونے کے امکانات کم ہونے کے پیش نظر عالمی رہنما مذاکرات کے عمل کو جاری رکھنے کے مقصد سے قلیل مدتی معاہدوں کی کوشش کر رہے ہیں، جس میں شام کے شورش زدہ علاقوں میں عبوری طور پر جنگ بندی، متاثرہ علاقوں میں انسانی بنیادوں پر امداد کی رسائی اور قیدیوں کا تبادلہ جیسے موضوعات شامل ہیں. بیورو رپورٹ، ETV نیوز. اسرائیل نے تل ابیب میں واقع امریکی سفارت خانے پر القاعدہ کے حملے کو ناکام بنانے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیل کی داخلہ سیکورٹی ایجنسی کے مطابق مشرقی بیت المقدس سے گرفتار کیے گئے 3 فلسطینی شہریوں کے قبضے سے اسرائیلی شناختی کارڈ ملے ہیں. اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ تحقیقات کے دوران یہ معلوم ہوا ہے کہ ان افراد کا تعلق مبینہ طور پر القاعدہ سے ہے اور یہ اسرائیل میں واقع انٹرنیشنل کنونشن سینٹر اور امریکی سفارت خانے پر حملے کا منصوبہ بنا رہے تھے. جنوبی مصر میں آج نامعلوم نقابپوش مسلح افراد نے ایک چیک پوائنٹ پر فائرنگ کر کے 5 پولیس اہلکاروں کو ہلاک اور 2 کو زخمی کر دیا. یہ حملہ دارالحکومت قاہرہ سے تقریباً 100 کلومیٹر جنوب میں بنی سوف ریاست کے الوسطی علاقے میں کیا گیا. حملہ ور موٹر سائیکلوں پر سوار تھے جو کہ حملے کے بعد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے. مصر میں جمعرات کی صبح کیے گئے اس حملے کی ذمہ داری کسی نے بھی قبول نہیں کی ہے. خیال رہے کہ پچھلے سال جولائی میں صدر محمد مرسی کو فوجی بغاوت کے ذریعے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد سے مصر میں پولیس اور فوج کو نشانہ بنا کر حملوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے. تشدد میں اضافے کی وجہ سے ملک میں حکام نے مرسی کی جماعت اخوان المسلمین کے خلاف بھی زبردست کریک ڈاؤن کا آغاز کیا. اسی کے تحت اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دیا گیا. اخوان المسلمین نے دہشت گرد ہونے کے الزام کی تردید کی ہے. مرسی کو اقتدار سے بے دخل کرنے اور اخوان المسلمین کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کے فوج کے ان اقدامات کی وجہ سے ہی فوجی سربراہ جنرل عبد الفتح السیسی کو ملک کے عوام اپنا اور ملک کا مسیحا تصور کرنے لگے ہیں. اس کا ایک ثبوت مصر میں پچھلے دنوں کرائے گئے ریفرینڈم میں عوام کی اکثریت کا نئے دستور کے حق میں ووٹ ڈالنا ہے. یہ دستور سابق صدر مرسی کے دستور کی جگہ لے گا. اسی پس منظر میں منگل کے روز قاہرہ اسٹیڈیم میں ایک بڑی ریلی نکالی گئی جس میں مصر کے عوام نے جنرل عبد الفتح السیسی سے صدر کا عہدہ سنبھالنے کی پرزور اپیل کی. عشان نقول لسيادة الفريق عبد الفتاح السيسي ما فيش بديل في مصر الا حضرتك ولازم تترشح يا سيادة الفريق عبد الفتاح السيسي. عايز اقول للمشير عبد الفتاح السيسي انت اديت ما عليك للشعب المصري والشعب المصري نفسه يرد لك الجميل، فلا بد تترشح وكنت تحت امر الشعب المصري لانه بيثق فيك ثقه عمياء. سابق سیکورٹی افسروں اور فوج کے حامیوں کی جانب سے قاہرہ اسٹیڈیم میں منعقد کی گئی اس ریلی میں ملک کے عوام سے یہ اپیل بھی کی گئی کہ 25 جنوری کو منائی جانے والی ملک میں تبدیلی کی تیسری برسی کے موقع پر محمد مرسی کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے جنرل عبد الفتح السیسی اور حفاظتی دستوں کا شکریہ ادا کیا جائے. بیورو رپورٹ ETV نیوز.
बंदूक बरदारों के हमले में हलाक होने वाले पुलिस अफसरान की तदफीन हो गई है। तदफीन के दौरान अस्कंद्रिया शहर में पुलिस और माजूल सदर मोहम्मद मुर्सी के हामियों के बीच जबरदस्त झड़पें भी हुई। इन झड़पों में किसी की हलाकत की कोई इत्तलात नहीं है। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का। भाग दौड़ भरी जिंदगी, स्ट्रेस, जंक फूड, पॉल्यूशन, नतीजा हर वक्त थकान, कमजोरी और अपनों से बढ़ती दूरी। खोया हुआ जोश और ताकत वापस पाएं। हमदर्द हमदोजीन से शिलाजीत, केसर, अंबर, अश्वगंधा और मूसली जैसी 22 मुफीद जड़ी बूटियों से बना फार्मूला बनाए आपको अंदर से मजबूत। तो हमदोजीन के साथ रहें हमेशा तैयार एक बेहतर जिंदगी के लिए रोजाना। हमदर्द हमदोजीन हर्बल रिवाइटलाइजर मर्दों के लिए। हजरत ख्वाजा मोहम्मद नबी रजा शाह अलमारूफ दादा मियां रहमतुल्लाह अलैह का 106वां सालाना उर्स मुबारक 24 से 28 जनवरी तक माल एवेन्यू लखनऊ में मुनक्किद हो रहा है। जायरीन से शिरकत की गुजारिश है। कुदरती तौर पर आपके बालों की देखभाल के लिए सबसे मुफीद हबीब सेना आंवला, भृंगराज और ब्रह्मी से भरपूर हबीब सेना। च्यवनप्राश खाओ या न खाओ, पर बादाम प्राश जरूर खाओ। बादाम, केसर, पिस्ता का एक मुरक्कब जो बदन में रखे ताकत को बरकरार। न्यू शमा का बादाम प्राश। जोड़ों का दर्द, पीठ दर्द, नूरामेड जोड़ों और बदन दर्द से तुरंत और लंबा आराम। याद रखिए, दर्द है तो नूरामेड है ना। ब्रेक के बाद आलमी मंजर में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं। जनूबी अफ्रीका की प्लेटिनियम सेक्टर की सबसे बड़ी लेबर यूनियन ने आज तनख्वाहों में इजाफे के मुतालबे को लेकर हड़ताल कर दी। प्लेटिनियम कारकुनों की हड़ताल के सबब जनूबी अफ्रीका की प्लेटिनियम सनत का काफी नुकसान हुआ। जनूबी अफ्रीका में 2012 के बाद प्लेटिनियम कारकुनों की ये सबसे बड़ी हड़ताल थी। 2012 में हड़ताली कारकुनों पर पुलिस फायरिंग हुई थी। इस पुलिस फायरिंग में 34 कारकुन हलाक हो गए थे। तवज्जो तलब है कि जनूबी अफ्रीका दुनिया के दरियाफ्त शुदा 80% प्लेटिनियम का मालिक है और दुनिया में सोना बरामद करने वाला चौथा बड़ा मुल्क है। यूरोप के मशरक़ी खित्ते में वाक़ मुल्क यूक्रेन का सियासी बहरान संगीन हो गया है। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों ने सदर विक्टर यानुकोविच को 24 घंटे के अंदर इंतखाबात कराने का ऐलान करने का अल्टीमेटम दे दिया है। हुकूमत मुखालिफिन का कहना है कि अगर हुकूमत ने ऐसा नहीं किया तो इसके नताइज संगीन होंगे। मशरक़ी यूरोपीय मुल्क यूक्रेन का सियासी मंजरनामा खतरनाक हो गया है। तकरीबन 2 माह से हुकूमत की खारजा पॉलिसी के खिलाफ जारी पुरअमन एहतजाज अब पुरतशद्दुद होता नजर आ रहा है। बुध को पुलिस फायरिंग में हुई 2 एहतजाजियों की हलाकत के बाद यूक्रेन में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरीन सख्त बरहम नजर आ रहे हैं। मुजाहिरीन ने सदर विक्टर यानुकोविच को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अल्टीमेटम यह है कि हुकूमत 24 घंटे के अंदर मुल्क में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे, वरना हुकूमत को सख्त मुश्किलात का सामना हो सकता है। Якби президент хоч трошки думав, як так зробити, щоб в країні була злагода, то щось воно здвигалося з місця. А все-таки шукають, як обійти, як на персошники на базарі, як шулери, карті. यूक्रेन में एहतजाजी रूस की जानिब हुकूमत के झुकाव और यूरोपीय यूनियन से अलहदगी की पॉलिसी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे हैं। इन मुजाहिरों पर लगाम कसने के लिए यूक्रेन की हुकूमत ने पिछले हफ्ते नया कानून भी बनाया। एहतजाज के खिलाफ बने कानून के बावजूद
हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब एहतिजाजी इस नए कानून को भी वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। उधर यूक्रेन के सदर विक्टर यानुकोविच ने मुल्क की बिगड़ती सियासी सूरत हाल के पेश नजर पार्लियामेंट का इमरजेंसी इजलास भी तलब किया है। Ситуація вимагає негайного врегулювання. По-перше, треба війти в рамки закону всім. І по-друге, безумовно, є політична площадка, Верховна Рада, в Верховній Раді. Я просив би вас закликати депутатів зібратися і обговорити цю ситуацію. І безумовно, ті переговори, які сьогодні йдуть у мене з опозицією, це одна частина врегулювання політичної кризи. Друга частина – цю дискусію треба переводити на парламентську площадку. थाईलैंड के दारुल-हुकूमत बैंकॉक में इमरजेंसी के नफाज के बावजूद हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे जारी हैं। एहतजाज की क़यादत करने वाले लीडर सुथेप थाकसुबान ने आज बैंकॉक की सड़कों पर अपने हजारों हामियों के साथ मार्च किया। बैंकॉक में आज के एहतजाज का मकसद हुकूमत की जानिब से इमरजेंसी के फरमान की खुली खिलाफवर्जी करना था। थाईलैंड में मुल्कगीर सतह पर हो रहे हुकूमत मुखालिफ एहतजाज की बागडोर संभालने वाले लीडर सुथेप थाकसुबान के तेवर में मजीद सख्ती आई है। सुथेप ने इमरजेंसी के नफाज की खुली खिलाफ वर्जी करते हुए बैंकॉक की सड़कों पर अपने हजारों एहतजाजियों के बीच ऐलान किया कि जब तक उनके मुतालबात तस्लीम नहीं कर लिए जाते एहतजाज जारी रहेगा। सुथेप थाकसुबान ने हुकूमत को चैलेंज देते हुए कहा कि वो तमाम सरकारी एजेंसियों के कामकाज को ठप कर देंगे। सुथेप थाकसुबान के मुताबिक मुल्क के तमाम सिविल मुलाजिमीन एहतजाजियों के साथ हैं और वो खुद उनके दफातर और ट्रांसपोर्ट खिदमात को ठप देखना चाहते हैं। ภายในสัปดาห์นี้ก็จะปิดสถานที่ราชการให้สนิทนะฮะทุกแห่งข้าราชการก็แจ้งมาเรื่อยนี่มาถึงเมื่อกี้ก็แจ้งมาแล้วว่าให้ไปปิดขนส่งที่นนทบุรีที่เราไม่ทำนะตอนขนส่งแต่ว่าข้าราชการทั้งหลายนี่ก็มีใจอยู่ข้างประชาชนหมดแล้วไม่ต่อมีแต่ทู่เพิ่มขึ้นและทุกคนก็เริ่มจะออกมากกว่าเดิม तवज्जो तलब है कि दारुल हुकूमत बैंकॉक में 22 जनवरी से 2 माह के लिए इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है ताकि एहतजाज पर काबू पाया जा सके, लेकिन फिलहाल हुकूमत एहतजाज पर काबू पाने में कामयाब नहीं हो सकी है। थाईलैंड में हुकूमत मुखालिफ एहतजाजियों का इल्जाम है कि थाईलैंड की वजीर आजम यिंगलुक शिनवात्रा खुद साख्ता जिलावतनी की जिंदगी गुजार रहे अपने भाई और मुल्क के साबिक वजीर आजम थक्सन शिनावात्रा के इशारे पर हुकूमत चला रही हैं। एहतजाजी वजीर आजम यिंगलुक शिनवात्रा से इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। एहतजाजियों की मांग है कि 2 फरवरी के आम इंतखाबात से कबल यिंगलुक शिनवात्रा हुकूमत तहलील की जाए और निगरां उबूरी इंतजामिया के तहत इंतखाबात कराए जाएं, लेकिन वजीर आजम यिंगलुक शिनवात्रा मुसलसल एहतजाजियों के मुतालबात मुस्तरद करती आ रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमला मामले की सुनवाई कर रही पाकिस्तान की खुसूसी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 29 जनवरी तक समाअत को मुलतवी कर दिया है। मुंबई हमले के सिलसिले में लश्कर तैयबा के ज़कीउर रहमान लखवी समेत 7 लोगों पर साजिश करने का इल्जाम है। वाज़ेह है कि 26/11 मुंबई हमले में 166 लोग हलाक और 300 अफराद जख्मी हो गए थे। हिंदुस्तान मुसलसल इस हमले की साजिश करने वालों के